नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन। आज हम बात करेंगे हरियाणा की। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे बीजेपी ने पिछले लोकसभा में 10 में से 10 स्कोर किया था। 100% सीट्स उनको गई थी। लेकिन उसके बाद जो असेंबली के वहां चुनाव हुए उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी। बस थोड़े से ही मार्जिन से वो वहां पर सरकार बना पाए थे, वो भी एक और पार्टी के साथ मिलकर। तो मैं इस इलेक्शन में, जो आने वाला इलेक्शन है आनंद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा में क्या स्थिति है। वहां पे बीजेपी क्या पहले जैसे ही परफॉर्म करेगी या वहां पे भी उनको खतरा है नीचे आने का? तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूं पिछले 2 इलेक्शंस का, लोकसभा का और असेंबली का। तो वहां से फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। ये है पिछले 2019 लोकसभा का। इसमें मैं सिर्फ आपको ये कलर्स दिखाना चाहता हूं कि ये 10 की 10 सीट यहाँ बीजेपी जीती थी और सेकंड पोजीशन पर ज्यादातर हर जगह कांग्रेस आई थी। एक सीट थी जहां पे दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने बाद में इन्हीं की सरकार को मदद की थी असेंबली में उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, जेएनजेपी पार्टी के। ये एक सीट थी जहां पे उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर आई थी। लेकिन अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन काफी ज्यादा मार्जिन से बीजेपी यहाँ पर जीती थी। 3 लाख, 4 लाख, एक जगह 6 लाख से के ऊपर भी थे। केवल एक सीट ऐसी थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो 750 वोट से करीब से बीजेपी जीती थी। तो ये लोकसभा की स्थिति थी। और लोकसभा के इसी इलेक्शन में अगर आप वोट शेयर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पे 50% से ऊपर था, 58.21। कांग्रेस बहुत ही पीछे थी, 30% का वहां पे फर्क था। ये 28% के आसपास थे और बाकी अन्य पार्टियां थी। जननायक जनता पार्टी 5% वोट शेयर था। अब यहाँ का डेमोग्राफिक्स अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे भी हरियाणा में जैसे वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे भी जाट्स का एक डोमिनेंट रीजन है जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लगता है। वहां पे भी जाट पॉपुलेशन लगभग 25 से 30% ऐसा माना जाता है। हालांकि कोई सेंसस नहीं हुआ है। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, ये सारे इलाके जो है वेस्टर्न यूपी से जो जुड़े हुए हैं। तो पहला आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि इस सारी पॉलिटिक्स में जाट्स का क्या रोल रहेगा, जैसा कि वेस्टर्न यूपी में हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे मुस्लिम्स का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है हरियाणा में। 7% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, जो ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। हिंदू डोमिनेंट कम्युनिटीज है। और लास्ट में मैं बस ये दिखा दूं कि 2019 में 2 चुनाव हुए थे हरियाणा में। पहला लोकसभा का हुआ जो मई में, और दूसरा अक्टूबर में। और इन दोनों चुनावों में अगर आप वोट शेयर देखें तो बहुत ज्यादा फर्क था। इस जो असेंबली के चुनाव थे उसमें बीजेपी का वोट शेयर लगभग 36.5% था, 36.5। जबकि लोकसभा में, जैसे मैंने कहा, 58 था। तो एकदम से ये नीचे गिरे। कांग्रेस का थोड़ा वोट शेयर जरूर बढ़ा, लेकिन जेजेपी ने वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए वो मिलकर सरकार बना पाए थे। तो वही पॉपुलेशन है, ये 3-4 महीने में ये कैसे बदल गई वहां पे, और इसकी सिग्निफिकेंस आने वाले चुनाव पर क्या होगी? आनंद। हाँ, मैं एक तो ये बता दूं, हरियाणा का 2-3 चीजें हैं। हरियाणा कांग्रेस का बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस पर उसका स्ट्रांग होल्ड रहा है। वहां पे देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, इन लोगों की जो तिकड़ी थी, इसने बहुत दिनों तक उस को रूल किया, उस स्टेट को। लेकिन 1999 में 0 सीट कांग्रेस की थी। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन जब 2004 का हुआ तो वो कांग्रेस वहां पे 9 सीट लेके आई थी। फिर 2009 में भी 9 सीट लेके आई। लेकिन उसके जस्ट बाद 14 में वो 1 सीट पे आ गई थी। तो एक तो हरियाणा की पॉलिटिक्स बहुत ही व्यक्ति ड्रिवन होती है। ये बीजेपी ने, जैसा आपने लिखा भी है कि एक सोशल इंजीनियरिंग करके
नॉन जाट वोट को कंसोलिडेट किया है, जिसकी वजह से वो बीजेपी को वोट मिला है। नहीं तो अदरवाइज वहां पे जो वोट होते थे वो 2-3 कद्दावर नेता 3-4 होते थे, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते थे और वही उसको ड्राइव करते थे। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के अंतर कलह बहुत थे, मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले 15-20 वर्षों के बाद असल में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, ये करीब 10 वर्षों तक इन्होंने वहां पे सत्ता चलाई थी, 2005 से 2009 और 2009 से 2014, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ यही दो। और जब उन्होंने भाई वो जाट नेता थे, स्ट्रांग हैं, लोकली इंट्रेंस्ड हैं, तो उन्होंने बाहर से ज्यादा, विपक्षियों से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपने दुश्मन पाल लिए थे। और जो कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति होती है कि कुछ नेता जो होते हैं वो हाई कमान के लाडले होते हैं और बाकी नेता अपना छत्रप होते हैं, वो वहां पे मरते खपते हैं। तो उसी तरह की कुछ समस्याएं थी और ये खींचतान इन लोगों के बीच चरम सीमा पे थी। और ये नहीं था कि वहां 2 फैक्शन हो, वो 3-4-5 फैक्शन थे। कुमारी सैलजा एक अलग सेक्शन लेके घूमती थी, तंवर अलग लेके घूमते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग थे, इंद्रजीत, मतलब वो 4-5 फैक्शंस में कांग्रेस थी। लेकिन 2019 के बाद एक चीज बिल्कुल तय है कि वहां अब लीडर कांग्रेस का एक ही रह गया है और वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मतलब प्राइमरली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर के ही इर्द गिर्द सारा मामला घूमता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक लीडरशिप की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई है। जैसा आपने भी बताया कि 2019 इलेक्शन में, मैं आप ही के डेटा से मैं लेके देख रहा था, बहुत डिसाइसिव विक्ट्री थी बीजेपी की। मतलब वहां कुल 10 सीटें हैं, उसमें 6 सीटों में 3.5 लाख 4 लाख के आसपास वोटों से बीजेपी जीत रही थी। मतलब 6 सीटों में 3.5, 4, 380, 390 इस तरह से जीत रही थी। 2 सीट पे 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीती है बीजेपी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वहां एक सीट है जहां पे 1.64 लाख से जीती और एक सीट है जहां 7,500 से जीती। और ये जानना दिलचस्प होगा कि रोहतक की सीट थी। रोहतक की सीट में दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, पॉपुलर फेस है कांग्रेस का। अगर लोगों को याद हो तो अभी कांग्रेस की एक राम जन्मभूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उससे पहले कांग्रेस ने कॉल दी थी कि चल के सब लोग सरयू में स्नान करेंगे और ये सब करेंगे। उस प्राण प्रतिष्ठा से शायद 7-8 दिन पहले, और फिर हम लोग जाके दर्शन करेंगे, वो सब हुआ था। उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत से लोगों ने नहाते हुए देखा था सरयू में, ठंडे पानी में। वो सीपी यहाँ के जो वो हैं अजय राय जो अध्यक्ष, और जो इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं अविनाश पांडे, ये सब लोग डुबकी लगा के उस ठंडे पानी में नहा रहे थे। तो दीपेंद्र हुड्डा उस तरह से, और इनके पिताजी दोनों लोग एक्टिव हैं। अभी बहुत से लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक्टिव होके हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की क्राइसिस थी उसको हैंडल करते हुए भी देखा था। तो 7,500 वोट से हारे थे दीपेंद्र हुड्डा, और लोकसभा में 7,500 वोट कुछ नहीं होता, ये मान लीजिए। और दूसरी सीट जहां पे 1,64,000 वोट से कांग्रेस हारी थी, सोनीपत में, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इनके पिताजी। तो जो दोनों क्लोज फाइट थी वो दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की थी। अब इस बार 2 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस इज वेटिंग। कांग्रेस, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे इंडिया अलायंस की एक बात है, इंडिया अलायंस की वहां कोई नहीं, वहां कांग्रेस को ही लड़ना है। आईएनएलडी के पास अब कितनी ताकत रह गई है, क्योंकि इलेक्शंस में तो ऐसा लगा कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। वहां पे जेजीएल, मतलब उसी चौटाला, देवीलाल परवार के ही ओम प्रकाश चौटाला, उनके 2 लड़कों में से एक लड़के उनके लड़के ने बना ली जेजेपी, मतलब वो, और दूसरे आपसी का घर का मामला है। लेकिन एक फैक्शन इस समय पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। एक समय में यह भी याद रखिएगा कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो भी बीजेपी के साथ चला गया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एक जाएगा तो दूसरा उनको पकड़ेगा। कांग्रेस इस समय बहुत कीन नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस के इंडिया अलायंस गठबंधन में हरियाणा की कोई और पार्टी नहीं है अदर देन कांग्रेस। तो कांग्रेस वहां ऑन
देयर ओन लड़ने के मूड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो हुड्डा पिता पुत्र हैं वो सीटें, और 2-3 सीटें ऐसी जरूर हैं जहां पे कुछ कुछ गुस्से हैं वहां के। एक ध्यान और रखिएगा कि जब भी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है तो जाट अगर 26% है तो वहां नंबर 2 पे करीब 20% शेड्यूल कास्ट आते हैं। और शेड्यूल कास्ट का एक ध्यान रखिएगा कि वहां आज भी बीएसपी की इतनी बुरी स्थिति में भी बीएसपी का वोट परसेंटेज 4, 4.5-5% के आसपास हरदम रहता है। तो अब वहां पे ये जो चौधरी देवीलाल जी के घर वाले हैं, उन्हीं के ओम प्रकाश चौटाला, फिर ओम प्रकाश चौटाला के लड़के, फिर उनके लड़के आपस में ही है। लेकिन ये दोनों लोग आईएनएलडी हो चाहे जेजेपी हो, ये सब लोग बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे हैं पास्ट में भी। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अकेले ही इलेक्शन लड़ रही है, वहां उसका कोई वो नहीं गठबंधन का है। लास्ट मिनट हो सकता है कि कुछ इस तरह का अगर हो जाए चमत्कार तो चमत्कार हो जाए। लेकिन दो तीन चीजें हैं जिसको मैं फिर से उसको आपको बता दूं। वहां पे जाट सबसे बड़ी आबादी है 26%, और जाट लोगों को ये जरा मतलब बहुत पच नहीं रहा है कि वो सत्ता से 10 साल से मुख्यमंत्री पद से बाहर है। तो वो एक चीज कहीं ना कहीं वर्क जरूर कर रही है। और इस समय चूंकि अब चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जो सबसे बड़े जाट लीडर, हालांकि कोई जाट एक दूसरे को, एक और चीज है जाट में, जैसे ज्यादातर इस तरह की जहां पंचायत होती है, दूसरा अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है, लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज सबसे नामी गिरामी और सबसे प्रभावशाली लीडर तो वहां हुड्डा फैमिली इस समय है, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा 26% है। शेड्यूल कास्ट करीब 20% है। और जो ये अभी आप देख सकते हैं, ये बीएसपी अपने इस दुर्दिन में भी वो कोई सीट नहीं जीत रही है, ना विधानसभा जीत रही है, ना लोकसभा जीत रही है, लेकिन 4-4.5% का वोट उसके पास कंसिस्टेंट रहता है। मैं वहां एक वोट और इंपॉर्टेंट है, उसको कह के फिर खत्म करूंगा बात। वहां एक वोट इंपॉर्टेंट है यादव, उनको अहिर वो बोलते हैं, और ये रेवाड़ी के आसपास रहते हैं ये लोग। मैं याद के लिए दिखा दूं, दर्शकों को बता दूं कि वो रिजांगला की जो एक लड़ाई हुई थी जिसमें मेजर शैतान सिंह ने राजपूतों की एक पलटन, मतलब राजपूत किसी सेकंड राजपूत था या जो भी राजपूत था उसको लीड किया था, और उसके जो सैनिक थे वो सब अहिर थे इसी रेवाड़ी के। और इन लोगों ने बहुत वीरता से लड़े थे जब 114 या 117 लोगों ने शहादत दी थी 62 की वॉर में। तो ये वॉरी मतलब ये वो कौम है जिसके यहाँ के जवान हैं और किसान हैं। इस बार ऐसा लगता है कि ये लोग भी थोड़ा खफा हैं। योगेंद्र यादव जी भी यहीं पे एक्टिव रहते हैं, उनका भी यहीं पे प्रभाव क्षेत्र है। हालांकि वोट की दृष्टि से तो उनके पास ऐसा कुछ बहुत है नहीं, लेकिन यही उनका प्रभाव क्षेत्र है। मैंने याद के लिए सिर्फ आपको बता दिया। अजय, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। हरियाणा के फिगर्स जो आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के, वो काफी हाई होते हैं, बाकी इंडिया के एवरेज से ज्यादा ही रहते हैं। लेकिन उसका अफेक्ट हमें, जैसे यूपी में जब अभी जितनी नौकरियां निकली और लाखों लोगों ने किया, पेपर वगैरह लीक हुए, हरियाणा में उस टाइप का कोई कैंपेन या अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ यूथ ऐसे सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे को कुछ डेटा ऐसा भी मिला है कि पिछले 2-3 साल में यूथ एक्सोडस फ्रॉम हरियाणा, ये लोग बाहर जा रहे हैं, प्रिडोमिनेंटली कनाडा। ये किसी भी हालत में कनाडा जाना शुरू किया है। मतलब अगर आप लोकल्स को पूछेंगे तो वो बोलते हैं अब गांव के गांव खाली हो गए। तो ये यूथ फैक्टर वहां पे इस बार जितने भी हैं यहाँ पे जो वोट देंगे, वो फैक्टर नहीं चलेगा इस सरकार के खिलाफ रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अजय मैं एक चीज बता दूं, मतलब एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है जो पंजाब के और हरियाणा के दोनों गांव में लागू होती है कि पंजाब के गांव बहुत समृद्ध हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं। हरियाणा के गांव भी बहुत ही खेतिया लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पास एक और एडवांटेज ये है कि दिल्ली के अगल बगल रहने से वहां की जमीनों के दाम मतलब एस्ट्रोनॉमिकली, जो जमीन 100 रुपए की है वो कोई 10,000 रुपए की हो गई, इस तरह की जमीन है। तो वहां का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आप पूरा देखेंगे, वो फरीदाबाद से अगर आप शुरू करिए और वो पूरा गुड़गांव वो पूरा एरिया जहां पे अथाह पैसा आ गया है। मतलब मूल रूप से किसान लोग थे,
किसानी करते थे, लेकिन अब क्योंकि जमीनों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं तो वो बहुत पैसा आ गया है। अब मुश्किल क्या है कि वो किसानी करने लायक नहीं रह गए हैं। पढ़ाई में उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो किसानी या जवानी। जवानी मतलब फौज में जाओ। फौज की स्थिति आप देख ही रहे हैं। एक रियल जो प्रॉब्लम से हरियाणा और पंजाब फेस कर रहे हैं कि वहां के ज्यादातर जगह, पंजाब के दूसरे कारण है, पंजाब में तो माँ बाप कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि पंजाब की अपनी एक समस्याएं हैं वो बहुत। यहाँ पे पैसा अफोर्ड करने वाले लोग हो गए हैं, और ये कनाडा जो जा रहे हैं वो एक पूरा बिजनेस मॉडल है। मतलब वो जाते हैं तो कोई ऐसे नहीं माइग्रेट हो रहे हैं, उनको उनका बिजनेस वीसा या उनका वर्क परमिट या जो भी आता है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, और ये उस तरह के पैसे देने को तैयार है। 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह के पैसे खर्च होते हैं, ये यहां से निकल रहे हैं। और पंजाब और हरियाणा में एक बहुत दुख की बात है कि अगर इस तरह से चला तो अगले 5-7 साल में देश के सबसे बूढ़े राज्य हो जाएंगे ये। मतलब अगर आप एवरेज एज लेंगे तो ये पंजाब हरियाणा देश के सबसे बूढ़े राज्यों में इनकी गिनती हो जाएगी, बिकॉज यहाँ के बच्चों को लिए कोई सरकार के पास कोई विजन है नहीं, सरकार कहीं का कुछ नहीं है। तो सरकार इस तरह का लॉन्ग टर्म तो कुछ सोच नहीं रही है, लेकिन ये एक रियल थ्रेट है जो आपने जिस तरफ इंगित किया है। आप जब किसान की बात पूछेंगे तो मैं उस पर भी थोड़ा बताऊंगा, पहले और कुछ अगर हो तो। जी नहीं, बस अब लास्ट में किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। हरियाणा का किसान क्या किसान आंदोलन से जुड़ रहा है? क्योंकि ऐसी कुछ अफवाहें भी हैं कि हरियाणा का किसान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और इस बार नहीं जुड़े हैं। सेकेंडली, ये जो किसान आंदोलन दोबारा से हुआ है, इसका इफेक्ट हरियाणा की पॉलिटिक्स पर और वहां राजनीति पर और अगले इलेक्शन में उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये हरियाणा में पूरी तरह से सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लगी हुई है। ये भी बात बता दूं कि इस समय अगर एनडीए, मतलब अगर बीजेपी ने अपनी 195 सीट निकाली हैं, मतलब की लिस्ट निकाली है, हरियाणा जैसा राज्य जहां पे 10 में 10 सीटें उसकी थी, वहां की सीट क्यों नहीं निकाल दी? वहां के झगड़े हैं, और वो झगड़े का एक बड़ा कारण जेजेपी के साथ इनका जो गठबंधन होना है, और वहां पे जो इनके सहयोगी दल है उसके ऊपर इस किसान आंदोलन का बहुत प्रेशर है। मतलब अगर आपको याद भी हो तो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो छोटे चौटाला जी हैं, उन्होंने इस पे बहुत स्टेटमेंट भी दिए थे और बार बार थ्रेट देते थे कि नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह की वो अपने को पोजिशनिंग करते थे, ऐसा कि वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह की पोजिशनिंग की वो करते थे। इस बार भी अच्छा, और इस आंदोलन को कुचलने में हरियाणा बिल्कुल मतलब बेरहमी से कुचल रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछला जो किसान आंदोलन 1 था, उसमें वो जो आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी थे जो खड़े होकर अपने उनको कह रहे थे कि ऐसा मारो कि सिर पे, मतलब यू शुड एम देयर सिर, कि सिर खुल जाए। इस तरह के लोगों को जो वहां पे प्रश्रय दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बार भी अगर आप देखिए तो जो आज जो किसान, और आज वो किसान रुके हुए हैं वहां शंभू बॉर्डर और दूसरा जो बॉर्डर है, वहां से ये नहीं कि वापस चले गए, लेकिन उनके ऊपर चाहे आंसू गैस के गोले बरसाने की बात हो या उनके रास्ते में कीले लगाने की बात हो, ये सारा काम हरियाणा सरकार करवा रही है। ये काम और कोई सरकार नहीं करवा रही। तो अच्छा, वहां पे लोगों के ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं, वहां लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की धमकी दी जा रही है, वहां पे लोगों का ठीक से दमन चक्र चल रहा है। तो भाई वो किसान हमारे ही आप जैसे हैं, तो ऐसा ये कहना बिल्कुल गलत है। सरकार वहां की चीजों को बाहर नहीं आने दे रही है। सरकार हरियाणा में इंटरनेट कई जिलों में बंद कर दे रही है। तो वो आंदोलन है, और वो आंदोलन को सिर्फ जिस दिन वो बॉर्डर से किसानों का जत्था टूटा, तो वो मेरे ख्याल में 10 गुनी तादाद में होके वो उनके साथ मिलेंगे। और अभी 6 तारीख को उन लोगों ने कॉल दी है कि बस से और रेल से और पैदल और जैसे भी चाहो, गांव होके पैदल बिना ट्रैक्टर के दिल्ली पहुंचो। तो जिद्दी लोग हैं, और मुझे नहीं लगता है कि जो एक सरकार ये सोच रही है कि नहीं यहां से तो हमने मैनेज कर लिया इनको। पंजाब और हरियाणा के किसानों को अगर कोई ये सोचे कि उसने मैनेज कर लिया, तो मेरे ख्याल में वो गलत, अपनी खुशफहमी में रह रहा है। ठीक है, तो मतलब लास्ट में 10 में से आप कितनी सीट दे रहे हैं फिर बीजेपी को इस बार? क्या है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका आंसर नहीं, लेकिन
क्लीन स्वीप तो नहीं है, इसमें कहीं कोई Okay. दो राय नहीं, जी, क्लीन स्वीप yeah. नहीं है। बीजेपी इस बार डिफेंड करना मुश्किल हो रहा होगा। लोकल सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, और मोदी जी की, आप ये मानिए चाहे मत मानिए, मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। मतलब जो मोदी सरकार 2019 में थी, 2014 में थी, मतलब उस समय तो आई थी, 2019 में थी, वो आज की स्थिति में नहीं है। ये हम और आप वी कैन फील इट। अब वो उसका परसेंटेज कितना है, उसका वो वोट के टर्म्स में कैसे बिहेव करेगा, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे।